दोस्तों, आपका स्वागत है बुक साम्राज्य में। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की बेमिसाल किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जो आपको पैसे, निवेश और असली अमीरी के नजरिए को पूरी तरह बदल कर रख देगी। सोचिए, क्या आपकी कमाई, आपकी बचत और आपके निवेश वास्तव में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हैं या सिर्फ स्ट्रेस और चिंता बढ़ा रहे हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों मनी का माइंडसेट सबसे ज्यादा मायने रखता है, कैसे छोटी छोटी आदतें लंबी अवधि में बिग वेल्थ बना सकती हैं, और क्यों समझदारी, धैर्य और ह्यूमिलिटी अमीरी की असली चाबी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि कैसे आपके पैसे आपके लिए काम कर सकते हैं, न कि आप पैसों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है। दोस्तों, जब भी हम किसी को गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते देखते हैं, जैसे किसी बेकार स्कीम में पैसा लगाना या शेयर मार्केट में पैनिक करके सब बेच देना, तो हम सोचते हैं ये कितना बेवकूफ है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं है, क्योंकि हर इंसान का पैसों के साथ अनुभव, सोच और डर अलग होता है। जो चीज आपको गलत लगती है, वो शायद दूसरे इंसान की जिंदगी का सबसे लॉजिकल डिसीजन हो सकता है। हर किसी की मनी स्टोरी अलग होती है। सोचिए, अगर कोई इंसान 1970 में अमेरिका की आर्थिक मंदी, रिसेशन के दौर में बड़ा हुआ, जहां बैंक डूब रहे थे, नौकरियां जा रही थीं, तो उसे जिंदगी भर पैसे को बचाने की आदत लग जाएगी। वहीं अगर कोई 1990 में बड़ा हुआ, जब शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दे रहा था, तो उसे निवेश पर भरोसा रहेगा और वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा। यानी दोनों अपने अपने अनुभवों के हिसाब से समझदार हैं, लेकिन एक दूसरे की नजर में पागल लग सकते हैं। मॉर्गन एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, लोग पागलपन भरे काम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे पागल हों। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपसे अलग दुनिया में रहते हैं। हर किसी का फाइनेंशियल वर्ल्ड अलग है। किसी के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हो सकती है और किसी के लिए वो सिर्फ एक कॉफी के बराबर। तो निर्णय भी अलग होंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्यों कुछ लोग शेयर मार्केट से डरते हैं? आपने देखा होगा, हमारे माता पिता या दादा दादी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे समय देखे हैं जब मार्केट एक दिन में आधा गिर जाता था। उनके लिए सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा रिटर्न है। वहीं आज की नई जनरेशन जो क्रिप्टो या स्टॉक इन्वेस्टिंग में उतर रही है, उनके लिए रिस्क लेना नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने डिजिटल ग्रोथ का दौर देखा है। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, कभी भी किसी के फाइनेंशियल बिहेवियर का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आप उसके अनुभव नहीं जानते। इनसाइट, पैसा एक पर्सनल अनुभव है, गणित नहीं। पैसा सिर्फ इनकम या नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल डिसीजन है, जिसमें डर, भरोसा, उम्मीद और यादें शामिल होती हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिसने MBA किया हो वो अच्छा इन्वेस्टर बने, और जिसने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा वो खराब निकले, क्योंकि इन्वेस्टिंग का असली सब्जेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर। लेसन ऑफ चैप्टर 1, एम्पैथी नॉट जजमेंट। इस चैप्टर का असली सबक है, अगर आपको सच में पैसे को समझना है तो पहले लोगों के नजरिए को समझना सीखिए। हर इन्वेस्टर की जर्नी उसकी परिस्थितियों से बनी है। किसी को रिस्क से डर लगता है तो कोई रिस्क के बिना जी ही नहीं सकता। इसलिए पैसे की दुनिया में कोई पागल नहीं, बस अलग अलग कहानियां हैं। अब सोचिए, अगर हर किसी का अनुभव अलग है, तो फिर लक और रिस्क का रोल क्या है? क्यों कुछ लोग वही काम करके करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग उसी रास्ते पर चलकर बर्बाद हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत है या इसमें किस्मत भी खेलती है? जानने के लिए बने रहिए अगले चैप्टर में, जहां हम समझेंगे लक एंड रिस्क, जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे शक्तिशाली पहलू है। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क। दोस्तों, जरा सोचिए, दो लोग एक ही समय पर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। एक रातों रात करोड़पति बन जाता है और दूसरा सिर्फ कुछ दिनों में सब कुछ खो देता है। अब सवाल उठता है, क्या फर्क सिर्फ समझदारी का था या फिर किस्मत का भी हाथ था? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की दुनिया में लक और रिस्क दो सगे भाई हैं। कई बार हम किसी की सफलता देखकर सोचते हैं, वाह, उसने कितनी समझदारी से निवेश किया। लेकिन शायद हम ये नहीं देखते कि उस सक्सेस के पीछे थोड़ा राइट टाइमिंग और लक भी था। और जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो हम तुरंत बोल देते हैं, इससे गलती हो गई, जबकि शायद उसने भी वही किया जो सफल लोगों ने किया, बस वक्त उसका साथ नहीं दे पाया। बिल गेट्स vs केंट एवंस की कहानी। मॉर्गन एक बहुत फेमस कहानी बताते हैं। बिल गेट्स और उसका एक दोस्त केंट एवंस दोनों ही वॉशिंगटन की एक स्कूल में पढ़ते थे। इस स्कूल में सबसे पहले कंप्यूटर आया था, उस जमाने में जब बाकी स्कूलों में उसका नाम तक नहीं सुना गया था। बिल गेट्स को वहां कंप्यूटर एक्सेस मिला, कोडिंग सीखी और माइक्रोसॉफ्ट बनाया। अब यही मान लीजिए कि बिल गेट्स की किस्मत थी कि वो उस रेयर स्कूल में पढ़ा जहां कंप्यूटर था, वरना शायद आज माइक्रोसॉफ्ट की जगह कोई और होता।
दूसरी तरफ उसका दोस्त केंट एवंस उतना ही ब्रिलियंट था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। मॉर्गन कहते हैं, लक ने बिल को ऊपर उठाया, रिस्क ने केंट को गिरा दिया। दोनों में फर्क उनकी समझ का नहीं, उनके हालातों का था। लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे थोड़ी किस्मत छुपी होती है, और हर बड़ी असफलता में कुछ ऐसे हालात होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुने तो पूरी तरह उसे कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके लिए जो काम किया वो आपके लिए ना करे। और जब आप किसी असफल इंसान की कहानी सुने तो उसे एग्जाम्पल ऑफ फेलियर मत मानिए, वो भी किसी बैड लक का शिकार हो सकता है। मॉर्गन की सलाह, सावधान रहें कि आप किसकी प्रशंसा करते हैं और किसको नीचा दिखाते हैं। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक हैं और दोनों को पहचानना मुश्किल है। यानी कभी किसी को जरूरत से ज्यादा क्रेडिट मत दो और किसी को अंडर एस्टिमेट भी मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किसके साथ किस वक्त किस्मत या जोखिम खेल गया। लेसन ऑफ चैप्टर 2, नम्र रहो और संतुलित सोच रखो। अगर आप अमीर बने हो तो गर्व करो, लेकिन विनम्र रहो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं बल्कि सही जगह, सही वक्त और सही मौके का भी खेल है। और अगर आप असफल हुए हो तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि कई बार रिस्क की एक लहर सब कुछ बदल देती है। फाइनेंशियल लाइफ में जीतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है रिस्क और लक के बीच का बैलेंस समझना। अब सोचिए, अगर सक्सेस और फेलियर में लक और रिस्क दोनों हैं तो फिर असली समझदारी किसमें है? क्या हमें हर बार रिस्क लेने से डरना चाहिए, या फिर कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो हमें हर हालात में स्टेबल रख सकते हैं? इसका जवाब है अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि क्यों कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाह सब कुछ गंवा सकती है। चैप्टर 3, कभी भी काफी नहीं, नेवर इनफ। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, बस थोड़ा और पैसा कमा लूं फिर चैन से रहूंगा? पर क्या वो थोड़ा और कभी आता है? मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं, कुछ लोगों के लिए पैसा कभी भी काफी नहीं होता, और यही सोच कई अमीर लोगों को अंदर से गरीब बना देती है। रजत गुप्ता की कहानी, एक सबक। मॉर्गन इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। रजत गुप्ता दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्सी और को के सीईओ थे। वो अरबों डॉलर की नेटवर्थ वाले व्यक्ति थे, हार्वर्ड ग्रेजुएट थे, रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन थे। उनके पास सब कुछ था, फेम, पावर, मनी, रेपुटेशन। लेकिन एक दिन उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में हिस्सा लिया, यानी इलीगल तरीके से स्टॉक मार्केट में जानकारी का फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ा और चाहिए था। पर उस थोड़े और की चाह में उन्होंने अपनी पूरी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट और करियर खो दिया। मॉर्गन कहते हैं, उसने जो कुछ उसके पास था और जिसकी उसे जरूरत थी उसे जोखिम में डाल दिया उसके लिए जो उसके पास नहीं था और जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। यानी उसने वो सब खो दिया जो उसके पास था, सिर्फ उस चीज के लिए जिसकी उसे कोई जरूरत भी नहीं थी। क्यों हम कभी भी काफी नहीं महसूस करते हैं? मॉर्गन बताते हैं कि हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास कम है, बल्कि ये कि हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास मुझसे बड़ा घर है, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, उसका बिजनेस मुझसे आगे है। ये कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होते और धीरे धीरे हम अपने अचीवमेंट्स का वैल्यू भूल जाते हैं। रिजल्ट? हमेशा एक खालीपन, एक डिससैटिस्फैक्शन। असली आजादी क्या है? मॉर्गन कहते हैं, रिच होना और सैटिस्फाइड होना दोनों अलग बातें हैं। आपके पास करोड़ों हों, लेकिन अगर आप रात को चैन से सो नहीं पा रहे तो आप गरीब हैं। और अगर आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हैं, आप खुश और शांत हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सच्ची वेल्थ वही है जहां आप काफी महसूस करते हैं। मॉर्गन का सुझाव, 1. कंपैरिजन बंद करें। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ये रियलिटी है, लेकिन आपकी जर्नी आपकी है। 2. रिस्क को समझें। जब आप अननेसेसरी ग्रीड में आते हैं तो आप वो रिस्क लेते हैं जो सब कुछ मिटा सकता है। 3. डिफाइन योर इनफ। अपने लिए ये तय करें कि मेरे लिए कितना काफी है, और जब वो मिल जाए अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें। लेसन ऑफ चैप्टर 3, सैटिस्फैक्शन इज द रियल वेल्थ। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन ये जानना कि कब रुकना है वो विजडम है। मॉर्गन कहते हैं, सबसे कठिन वित्तीय कौशल है लक्ष्य को आगे बढ़ने से रोकना। यानी असली चैलेंज ये नहीं कि पैसे कमाओ, बल्कि ये कि कब रुक जाओ। अब सोचिए, अगर कभी भी काफी नहीं हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल और पीसफुल बने? कैसे कंट्रोल करें उस लालच को जो हर बार हमें रिस्क लेने पर मजबूर करता है?
इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम सीखेंगे कि क्यों पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उसे खोने से बचना और भी जरूरी है। चैप्टर 4, जादुई चक्रवृद्धि का जादू। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक अपनी वेल्थ का 99% हिस्सा 60 की उम्र के बाद कमाता है? क्या आप यकीन करेंगे? मॉर्गन हाउसल इसी बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, वॉरेन बफेट रिच इसलिए नहीं बने क्योंकि वो सबसे बुद्धिमान इन्वेस्टर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। वॉरेन बफेट की असली ताकत। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 10 साल की उम्र में की थी। आज उनकी उम्र 90 से ऊपर है, यानी वो 80 साल से कंपाउंडिंग का मैजिक चला रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर वो 30 साल बाद इन्वेस्ट करना शुरू करते तो उनकी नेटवर्थ शायद 90% कम होती। मॉर्गन कहते हैं, उनका कौशल निवेश करना है, लेकिन उनका रहस्य समय है। यानी बफेट की ताकत उनकी बुद्धि नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी और पेशेंस है। कंपाउंडिंग क्या है और क्यों ये समझना मुश्किल है? कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, बल्कि उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 10% रिटर्न मिला, तो अगले साल इंटरेस्ट 10,000 रुपए नहीं बल्कि 11,000 रुपए के ऊपर 10% मिलेगा। धीरे धीरे ये अमाउंट इतना बढ़ता जाता है कि 10 साल बाद जो नंबर आप देखते हैं वो मैजिक जैसा लगता है। मॉर्गन कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जादू की तरह काम करता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे लंबे समय तक चलने दें। समस्या क्या है? लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। वो चाहते हैं कि 1 साल में रिटर्न्स 2 गुने हो जाएं, और जब ऐसा नहीं होता वो निवेश छोड़ देते हैं, बिल्कुल उस वक्त जब कंपाउंडिंग शुरू होने वाली होती है। मॉर्गन कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने गलत निवेश किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पर्याप्त समय तक इंतजार नहीं किया। यानी लोगों की हार उनके डिसीजन से नहीं, उनकी बेचैनी से होती है। मॉर्गन की सलाह, पेशेंस इज द अल्टीमेट वेल्थ मल्टीप्लायर। 1, लंबे समय तक खेल में रहो। मार्केट कभी कभी गिरती है, कभी बढ़ती है, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वो हमेशा जीतते हैं। 2, कंपाउंडिंग को टाइम दो। जितना ज्यादा वक्त दोगे उतना ही वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। 3, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करो। मार्केट की हर गिरावट टेम्पररी होती है, लेकिन पेशेंस परमानेंट रिटर्न्स देता है। एग्जाम्पल, अ सिंपल मैथ। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पर 10% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 10 लाख रुपए। लेकिन 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, धीरे धीरे लेकिन विस्फोटक परिणाम। लेसन ऑफ चैप्टर 4, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। मॉर्गन कहते हैं, दौलत बनाने के लिए आपको प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है, आपको बस लंबे समय तक लगातार मेहनत करने की जरूरत है। यानी पैसा कमाने की दौड़ में सबसे आगे वो नहीं होता जो तेज भागता है, बल्कि वो होता है जो रुकता नहीं है। अब सोचिए, अगर कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है तो फिर इतने लोग इससे फायदा क्यों नहीं उठा पाते? क्या वजह है कि लोग अपने फाइनेंशियल गोल से पहले ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां मॉर्गन बताते हैं कि हमारी सोच और व्यवहार कैसे हमारे पैसों के साथ सबसे बड़ा खेल खेलते हैं। अध्याय 5, धनवान बनाम अमीर बनाम गरीब। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत ही गहरी लेकिन जरूरी बात सिखाते हैं। अमीर दिखना और सच में अमीर होना दोनों में फर्क होता है। अमीर दिखने की चाह बनाम असली अमीरी। मॉर्गन कहते हैं, बहुत से लोग जो महंगी कारें चलाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या बड़ी कोठी में रहते हैं, वो असल में अमीर नहीं होते, बल्कि अक्सर वे लोग कर्ज में डूबे होते हैं। असल अमीर वो नहीं जो ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वो है जो अपने पास मौजूद पैसे को संभालना और बचाना जानता है। उदाहरण के लिए, कई लोग तब तक मेहनत करते हैं जब तक उन्हें बड़ी सैलरी नहीं मिल जाती, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं वो अपने खर्चे उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, और फिर वही साइकिल दोहराई जाती है, ज्यादा कमाओ ताकि ज्यादा खर्च कर सको। मॉर्गन इसे रिच इल्यूजन कहते हैं, यानी अमीरी का भ्रम। असली अमीरी क्या है? मॉर्गन बताते हैं कि असली अमीरी का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वो आजादी कि आप अपने समय और फैसले खुद ले सकें। आप चाहें तो काम करें, चाहें तो ना करें, आपके पास पर्याप्त पैसा हो ताकि आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। वो कहते हैं, धन की सच्ची पहचान ये नहीं है कि आपने क्या खरीदा, बल्कि ये है कि आपने क्या बचाया। अमीरी सोच से शुरू होती है। मॉर्गन के अनुसार अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे अपनी सोच और व्यवहार को पैसे के हिसाब से नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि दिखावे की अमीरी बस एक जाल है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए होती है,
लेकिन सच्ची सुरक्षा, संतोष और शक्ति वो आती है पैसे को अपने लिए काम करवाने से। गरीब क्यों फंस जाते हैं इस जाल में? क्योंकि समाज हमें बार बार ये सिखाता है कि अगर तुम सफल दिखते हो तो तुम सफल हो। लेकिन मॉर्गन कहते हैं सफलता दिखने से नहीं, टिकने से आती है। यानी जो अपने पैसे को टिकाऊ बना पाता है वही वास्तव में सफल है। मॉर्गन की एक लाइन जो सोचने पर मजबूर करती है। जब आप एक लग्जरी कार देखते हैं तो आप उसकी तारीफ नहीं करते, आप खुद को उस ड्राइवर की जगह सोचते हैं। मतलब जो लोग दिखावे पर खर्च करते हैं वे दूसरों की नजरों के लिए जी रहे हैं, जबकि सच्चे अमीर अपनी शांति और स्वतंत्रता के लिए जीते हैं। निष्कर्ष, अमीर बनने का मतलब कभी भी दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन पर नियंत्रण पाना है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या बस अमीर दिखना? सोचिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों बचत, सेविंग कमाई से भी ज्यादा जरूरी होती है और यही फर्क बनाती है फाइनेंशियली फ्री और फाइनेंशियली ट्रैप्ड इंसान में। अध्याय 6, आपको पैसा बचाने की जरूरत क्यों है? दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये अध्याय बहुत सी सच्चाइयों को उजागर करता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं रिच बनने के लिए आपको बड़ी इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि बचत की आदत की जरूरत है। सिंपल शब्दों में, सेविंग इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। बचत कमाई से ज्यादा ताकतवर क्यों है? मॉर्गन बताते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपकी खर्च करने की आदतें गलत हैं तो चाहे आप करोड़ों भी कमा लें वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अमीरी आपकी इनकम से नहीं बल्कि सेविंग रेट से तय होती है। वो कहते हैं धन वो है जो आप नहीं देखते, मतलब जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वही आपकी असली दौलत है। बचत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, मानसिक आजादी है। मॉर्गन कहते हैं कि बचत का असली फायदा सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये आपको एक मानसिक शांति, मेंटल पीस देता है। जब आपके पास सेविंग होती है तो आपको हर महीने की सैलरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप रिस्क ले सकते हैं और अपनी जिंदगी के फैसले बिना डर के ले सकते हैं। वो इसे कहते हैं आप जो चाहें उसे चुनने की स्वतंत्रता। सेविंग शुरू करने के लिए बहाने नहीं, इरादा चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है, मैं कैसे बचाऊं? मॉर्गन जवाब देते हैं बचत आपकी इनकम से नहीं, आपकी आदतों से तय होती है। अगर आप 100 रुपए में से 10 रुपए बचा सकते हैं तो जब आपकी इनकम 10,000 रुपए होगी तब आप 1,000 रुपए भी बचा लेंगे। बात शुरू करने की है, न कि बड़ी रकम की। बचत का मकसद क्या होना चाहिए? मॉर्गन कहते हैं कि ज्यादातर लोग सेविंग को किसी खास लक्ष्य से जोड़ते हैं, जैसे नई कार, बड़ा घर या रिटायरमेंट। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप बचत को लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। वो कहते हैं केवल ज्ञात के लिए ही नहीं, अज्ञात के लिए भी बचत करें। मतलब सिर्फ योजनाओं के लिए नहीं, बल्कि अनजान परिस्थितियों के लिए भी बचत करो। एक दिलचस्प उदाहरण, मॉर्गन बताते हैं कि उनका खुद का कोई फिक्स सेविंग गोल नहीं है। वो बस लगातार बचाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कभी अचानक मेडिकल इमरजेंसी, कभी नई अपॉर्चुनिटी, कभी जॉब का रिस्क। इन सब से सिर्फ वही बचता है जो बचत करना जानता है। निष्कर्ष, सेविंग का मतलब कंजूसी नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको आजादी देती है। मॉर्गन कहते हैं बचत करने के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है, बचत ही कारण है। अब एक सवाल आपके लिए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? आपकी इनकम या आपकी सेविंग्स? क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज आपकी छोटी सी बचत को एक दिन करोड़ों में बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं समझने के लिए कि समय ही असली धन निर्माता क्यों है? अध्याय 7, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक ऐसा फॉर्मूला बताते हैं जो अमीरी का असली रहस्य है, कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का जादू। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे समय किसी भी इन्वेस्टमेंट को एक शक्तिशाली संपत्ति में बदल देता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो भी आगे चलकर ब्याज कमाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 रुपए को 10% ब्याज पर लगाया तो एक साल बाद वो 11,000 रुपए हो जाएगा। अगले साल ब्याज सिर्फ 10,000 रुपए पर नहीं बल्कि पूरे 11,000 रुपए पर लगेगा और यही चक्र चलता रहेगा। धीरे धीरे यही छोटा ब्याज एक बड़ी संपत्ति में बदल जाता है। मॉर्गन इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज केवल एक गणितीय फॉर्मूला नहीं है, ये एक मानसिकता है। कंपाउंडिंग की असली ताकत। समय, मॉर्गन का कहना है कि लोग अक्सर सोचते हैं कितना रिटर्न मिला, लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए कितने समय तक निवेश टिक पाया, क्योंकि टाइम ही कंपाउंडिंग की असली शक्ति है।
वो वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। बफेट की संपत्ति का 90% तब बना जब उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने 10 साल या 20 साल नहीं बल्कि 80 साल तक कंपाउंडिंग को काम करने दिया। कंपाउंडिंग इक्वल्स धैर्य जोड़ निरंतरता। मॉर्गन कहते हैं कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित न करें। मतलब आपका निवेश जितना ज्यादा समय तक अछूता रहेगा वो उतना ही तेजी से बढ़ेगा। कई लोग गलती करते हैं, थोड़ा सा मार्केट गिरा और वो डरकर पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन इससे उनका कंपाउंडिंग का पूरा खेल टूट जाता है। एक दिलचस्प उदाहरण मॉर्गन बताते हैं। अगर कोई 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए हर महीने बचाता है और 10% रिटर्न पाता है तो 60 की उम्र में उसके पास लगभग 1.7 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति 35 साल की उम्र में शुरू करे तो उसके पास सिर्फ 60 लाख रुपए होंगे। यानी 10 साल की देरी ने उसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान करा दिया। ये है समय की कीमत। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, जिंदगी में भी। मॉर्गन कहते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है, ये हर जगह लागू होती है, आपकी नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स और रिलेशनशिप्स पर भी। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लंबे समय में एक बड़ा बदलाव बन जाता है। इसे ही कहते हैं द स्नोबॉल इफेक्ट। निष्कर्ष, कंपाउंडिंग हमें सिखाती है कि धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो बल्कि स्मार्ट और स्थिर अमीर बनो। मॉर्गन कहते हैं अर्निंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट एंड लेटिंग इट ग्रो इज एवरीथिंग। अब एक सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से ज्यादा जरूरी क्या है, उच्च रिटर्न या लंबा समय? क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे क्यों भाग्य और रिस्क, लक और रिस्क कभी कभी सबसे अनुभवी निवेशकों को भी चौंका देते हैं, और कैसे हम इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि सफलता और असफलता में कितना हिस्सा किस्मत का होता है? अध्याय 8, लक और रिस्क, भाग्य और जोखिम की कहानी। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में एक बहुत गहरी और जरूरी सच्चाई बताते हैं। सफलता और असफलता हमेशा मेहनत का नतीजा नहीं होती, कभी कभी इसमें किस्मत और जोखिम का बड़ा रोल होता है। सफलता इक्वल्स मेहनत जोड़ भाग्य। मॉर्गन कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ अपनी बुद्धि या मेहनत को देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कभी कभी सही जगह सही समय पर होना भी किस्मत होती है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स का जन्म एक ऐसे शहर में हुआ जहां कंप्यूटर तक पहुंच थी, जबकि उस समय अमेरिका में ऐसे स्कूल बहुत कम थे। अगर वो किसी और जगह पैदा होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बनता। इसलिए मॉर्गन कहते हैं सफलता में भाग्य की भूमिका उससे कहीं अधिक होती है जितना कि अधिकांश लोग मानते हैं। और रिस्क, जैसे किस्मत सफलता दिला सकती है वैसे ही रिस्क सब कुछ छीन भी सकता है। आप कितने भी समझदार या अनुभवी क्यों न हो, एक छोटी सी गलती या बाहरी घटना आपकी पूरी योजना बिगाड़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई 2008 में बहुत अच्छे स्टॉक्स में निवेश करके बैठा था तो भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने उसका पोर्टफोलियो आधा कर दिया। ये उसकी गलती नहीं थी, ये रिस्क का रियल चेहरा था। मॉर्गन कहते हैं जोखिम वो है जो तब बचता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सोच लिया है। क्यों हमें दोनों को स्वीकारना चाहिए? मॉर्गन समझाते हैं कि लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी ये आपके पक्ष में काम करेगा और कभी आपके खिलाफ। इसलिए किसी की सफलता देखकर जलना या तुलना करना बेकार है। आप नहीं जानते कि उसकी कहानी में कितना भाग्य था और असफल व्यक्ति में कितना रिस्क था। सही नजरिया क्या होना चाहिए? मॉर्गन हमें एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव देते हैं, नेवर जज सक्सेस और फेलियर बाय अ सिंगल आउटकम। मतलब अगर किसी ने पैसा खोया तो वो मूर्ख नहीं, और जिसने कमाया वो जरूरी नहीं कि जीनियस हो। असल बात यह है कि आप लंबे समय तक सही दिशा में काम करते रहें, क्योंकि लंबा खेल खेलने वाला व्यक्ति कभी न कभी किस्मत और मौके दोनों का फायदा उठाता है। एक दिलचस्प उदाहरण, मॉर्गन ने वॉरेन बफेट और एक अन्य निवेशक बिल मिलर की तुलना की। बफेट को सुरक्षित और धैर्यवान माना गया, जबकि मिलर ने कई बार बोल्ड फैसले लिए और कुछ में नुकसान भी झेले। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक था, कंसिस्टेंट लर्निंग एंड स्टेइंग इन द गेम। यही सबसे बड़ा सबक है, आप तब तक हारते नहीं जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते। निष्कर्ष, इस अध्याय का सार बहुत साफ है। कभी किसी की सफलता से अंधा मत बनो और अपनी असफलता से निराश मत हो। हर जीत के पीछे कुछ किस्मत होती है और हर हार में कुछ रिस्क। मॉर्गन कहते हैं भाग्य और जोखिम पर कम और अपने व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। अब एक सवाल आपके लिए, अगर सफलता में किस्मत का हाथ है तो क्या हम वास्तव में अपनी वित्तीय किस्मत को नियंत्रित कर सकते हैं? अगले अध्याय में मॉर्गन इसी सवाल का जवाब देते हैं, जहां वो बताते हैं कि कैसे आपका व्यवहार, न कि आपकी आय, आपको सच्ची फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिला सकता है। अध्याय 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो नजर नहीं आती। दोस्तों, इस अध्याय में
मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सबक सिखाते हैं। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। अक्सर हम किसी को बड़ी कार में देखते हैं, महंगे कपड़े पहनते देखते हैं और सोचते हैं वाह कितना अमीर है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं जो चीजें तुम देख रहे हो वो उसका खर्च है, ना कि उसकी दौलत। दौलत क्या है और क्या नहीं? वेल्थ यानी वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया है, वो पैसा जो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर ग्रोथ के लिए रखा गया है। मॉर्गन बताते हैं अगर कोई इंसान 1 करोड़ रुपए कमाता है और 1 करोड़ रुपए ही खर्च कर देता है तो उसके पास जीरो वेल्थ है। लेकिन अगर कोई 50,000 रुपए कमाकर 10,000 रुपए बचाता है तो वही व्यक्ति वेल्दी है, क्योंकि उसके पास फ्यूचर की ताकत है। रिच दिखने की बीमारी। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने एक नया ट्रेंड बना दिया है, दिखावे वाली अमीरी। लोग महंगे फोन, कार या छुट्टियों की तस्वीरें दिखाकर अमीर दिखना चाहते हैं, जबकि अंदर से वो कर्ज में डूबे होते हैं। मॉर्गन कहते हैं जब आप किसी को लग्जरी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, बल्कि आप उस कार में खुद की प्रशंसा करते हैं। मतलब हम दूसरों की चीजों से ज्यादा उस लाइफस्टाइल की इच्छा करते हैं जो शायद वो खुद अफोर्ड भी नहीं कर सकते। असली अमीरी कैसी होती है? असली अमीरी होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो आजादी की आप जो चाहें, जब चाहें और जिस तरह चाहें कर सकें, बिना पैसों की चिंता के। ये सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि आपके खर्चों को कंट्रोल करने की आदत से आती है। मॉर्गन कहते हैं दौलत छिपी हुई है, ये खर्च नहीं की गई कमाई है। यह खरीदी नहीं गई कारें हैं, ये खरीदे नहीं गए हीरे हैं। क्यों लोग वेल्थ को गलत समझते हैं? क्योंकि वेल्थ दिखती नहीं, इसलिए लोग उसकी कद्र नहीं करते। लोग समझते हैं कि पैसा दिखाने से ही स्टेटस बनता है, पर असल स्टेटस उस शांति में है जो पैसे की सुरक्षा से आती है। इसलिए मॉर्गन सलाह देते हैं दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद करो, अपने भविष्य को प्रभावित करने के लिए बचत करो। एक उदाहरण, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर महीने महंगे गैजेट्स और कपड़ों पर पैसा उड़ाता है। अमित वही पैसा SIP में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद राहुल के पास कुछ नहीं और अमित के पास एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो उसे स्वतंत्र बना देता है। दोनों ने एक जैसी इनकम से शुरुआत की थी, फर्क बस इतना था कि एक ने पैसा खर्च किया, दूसरे ने उसे बढ़ाया। निष्कर्ष, इस अध्याय का संदेश बेहद स्पष्ट है। दौलत वो नहीं जो तुम दिखाते हो, बल्कि वो है जो तुम बचाते और बढ़ाते हो। मॉर्गन कहते हैं आपकी संपत्ति इस बात से निर्धारित होती है कि आप क्या नहीं देखते। दूसरों को प्रभावित करने की जगह अपने भविष्य को मजबूत करने की सोचो। अब एक सवाल आपके लिए, अगर असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, तो क्या हम वाकई अपने पैसों को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ दिखाने पर? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि कैसे सेव मनी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। अध्याय 10, सेव मनी, पैसा बचाना सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये अध्याय एकदम सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली सबक देता है। कमाई से ज्यादा बचत महत्वपूर्ण है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं बिना बचत के आप अमीर नहीं बन सकते। आपकी कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी बचत आपको अमीर बनाती है। यानी आपकी इनकम चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आप उसे खर्च कर देते हैं तो कभी भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। बचत क्यों महत्वपूर्ण है? 1. अचानक की जरूरतों के लिए सुरक्षा। इमरजेंसी, मेडिकल खर्च या नौकरी में गिरावट, बचत आपको इन सब जोखिमों से बचाती है। 2. अवसरों का फायदा उठाने के लिए। जब कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट मौका आए तो वही लोग फायदा उठा पाते हैं जिनके पास पैसा बचा हो। 3. मन की शांति। जब आप जानते हैं कि आपके पास बचत है तो आप बिना तनाव के निर्णय ले सकते हैं। मॉर्गन कहते हैं धन संचय का आपकी आय से बहुत कम और आपकी बचत दर से बहुत अधिक संबंध है। सही बचत आदत कैसे बनाएं? अपनी खर्च करने की आदतों पर कंट्रोल रखें। हमेशा इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स में डालें, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो। बचत को एक लाइफस्टाइल बनाएं, ना कि सिर्फ एक लक्ष्य। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं और इसे निवेश में डालते हैं तो सालों बाद ये रकम आपके लिए बड़ी संपत्ति बन जाएगी। बचत इक्वल्स स्वतंत्रता। मॉर्गन कहते हैं कि बचत सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी आजादी और विकल्पों का स्रोत है। कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए, आप सुरक्षित रहते हैं। आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। आपको दूसरों की नजरों या महंगे दिखावे की चिंता नहीं करनी पड़ती। निष्कर्ष, इस अध्याय का संदेश सीधा और स्पष्ट है। कमाई से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कितना बचाते हैं। आपका बचाया हुआ पैसा आपको आजादी, सुरक्षा और लंबी अवधि में असली अमीरी देता है।
अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं या उसे बचाकर और बढ़ाकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी बढ़ा रहे हैं? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि कैसे रीजनेबल रैशनल मतलब हर निवेश हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन समझदारी से फैसले लेना ही असली सफलता है। अध्याय 11, रीजनेबल रैशनल, समझदारी से निर्णय लें, परफेक्ट नहीं। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये अध्याय हमें सिखाता है कि पैसे और निवेश में हमेशा परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी, रीजनेबल से फैसले लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है, आपको समझदार होने की जरूरत है। यानी अगर आप निवेश या वित्तीय फैसले में थोड़ा समझदारी दिखाते हैं तो आप लंबी अवधि में बहुत सफलता पा सकते हैं। रैशनल vs रीजनेबल। रैशनल, तार्किक, सिर्फ नंबर और लॉजिक के हिसाब से फैसले लेना। रीजनेबल, समझदारी, अपनी जीवन शैली, धैर्य, जोखिम और मानसिक शांति को ध्यान में रखकर फैसले लेना। मॉर्गन बताते हैं कि कई निवेशक सिर्फ रैशनल सोचते हैं, वे उच्चतम रिटर्न वाली योजना तलाशते हैं, लेकिन वह उनके जीवन और मानसिक शांति के लिए सही नहीं होती। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक 20% रिटर्न दे सकता है, लेकिन उतना रिस्क है कि आप रात को सो नहीं पाएंगे। कोई 8-10% रिटर्न दे, लेकिन सुरक्षित और स्थिर है। रीजनेबल निवेश वही है जो आपकी जिंदगी में काम करे। समझदारी से फैसले लेने के फायदे। 1. मानसिक शांति, आप जोखिम उठाते हुए भी तनाव में नहीं रहते। 2. लंबी अवधि की सफलता, रीजनेबल निर्णय अक्सर कंपाउंडिंग और समय के साथ बेहतर नतीजे देते हैं। 3. कंसिस्टेंसी, हर महीने सही निवेश करते रहना ज्यादा लाभकारी है, बजाय एकदम परफेक्ट फैसले का इंतजार करने के। मॉर्गन की सलाह, निवेश का मतलब दूसरों को उनके खेल में हराना नहीं है, इसका मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना। मतलब निवेश में दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद के व्यवहार और समझदारी पर फोकस करो। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, उचित निर्णय लगातार धन का निर्माण करते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप हर निवेश में उच्चतम रिटर्न की तलाश करेंगे या समझदारी से सही निवेश कर लंबी अवधि में सुरक्षित और स्थिर अमीरी बनाएंगे? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि क्यों पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही अमीरी का असली रास्ता है। अध्याय 12, You're not alone, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें ये सिखाते हैं कि हमारे वित्तीय निर्णय सिर्फ हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं बनते, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया, इतिहास और दूसरों के व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। हर किसी की कहानी अलग होती है। मॉर्गन बताते हैं कि हर इंसान के पैसे और निवेश के अनुभव अलग होते हैं। किसी ने आर्थिक संकट देखा है, किसी ने कभी नौकरी या इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं झेला। इसलिए वही निर्णय जो एक व्यक्ति के लिए सही है, दूसरे के लिए पूरी तरह गलत हो सकता है। हर किसी का धन के साथ एक अनूठा अनुभव होता है जो उसके अपने इतिहास और परिवेश से प्रभावित होता है। तुलना करने की भूल, कई लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं या उनकी गलती देखकर डरते हैं। मॉर्गन कहते हैं, अपनी वित्तीय सफलता का आकलन किसी और के परिणामों से न करें। आपको अपने सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और गोल के हिसाब से ही फैसले लेने चाहिए। लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, मॉर्गन बताते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो हुआ वो हमेशा दोहराया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं। इसलिए समझदारी और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। मुख्य संदेश, आपका वित्तीय व्यवहार आपके अपने लक्ष्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी और के परिणामों पर। असली अमीरी वही है जो आपके जीवन के हिसाब से टिकाऊ और सही हो। अब सवाल आपके लिए, क्या आप दूसरों की तुलना में खुद को आंकेंगे या अपनी फाइनेंशियल जर्नी अपने हिसाब से बनाएंगे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कंट्रोलिंग योर ईगो और इमोशंस क्यों सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल है। अध्याय 13, स्टे हम्बल, अपने अहंकार को कंट्रोल करें। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि असली वित्तीय सफलता सिर्फ ज्ञान और अनुभव से नहीं, बल्कि ह्यूमिलिटी यानी नम्रता से आती है। अहंकार और निवेश, बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें मार्केट या निवेश का पूरा ज्ञान है और इसी अहंकार के कारण वो उच्च रिस्क वाले निर्णय ले लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ा वित्तीय जोखिम अहंकार है। ये सोचना कि आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। कई बार लोग दूसरों की सलाह, मार्केट ट्रेंड्स या इतिहास को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल अपने अहंकार के बल पर फैसले लेते हैं। विनम्रता क्यों जरूरी है? 1. गलतियों से सीखना, जब आप हम्बल रहते हैं तो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। 2. स्मार्ट निर्णय लेना, अहंकार कम होने से आप बेहतर रिस्क और रिवॉर्ड का आकलन कर सकते हैं। 3. लंबी अवधि की सफलता,
मार्केट में लगातार टिके रहने और वेल्थ बनाने के लिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। उदाहरण, मॉर्गन बफेट का उदाहरण देते हैं। बफेट कभी भी खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं मानते। वे हमेशा सीखते रहते हैं और दूसरों की सलाह को महत्व देते हैं, इसलिए उनकी सफलता स्थिर और लंबे समय तक बनी रही। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश विनम्र रहें, अहंकार से प्रेरित निर्णय लेने से बचें और धैर्य को अपनी वित्तीय यात्रा का मार्गदर्शन करने दें। अब सवाल आपके लिए, क्या आप अपने अहंकार के कारण अपने पैसे खोने का जोखिम ले रहे हैं या ह्यूमिलिटी और समझदारी से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाएंगे? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि वेल्थ इक्वल्स फ्रीडम क्यों है और असली अमीरी का मतलब क्या है। अध्याय 14, वेल्थ इज फ्रीडम, असली दौलत इक्वल्स आजादी। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। वास्तविक अमीरी सिर्फ पैसे की संख्या में नहीं, बल्कि आपके जीवन की आजादी में होती है। अमीरी का असली मतलब, मॉर्गन कहते हैं कि आप चाहे कितने भी पैसे कमाएं, अगर आपके पैसे आपके लिए काम नहीं कर रहे तो आप असली अमीर नहीं हैं। असली अमीरी का मतलब है अपने समय का नियंत्रण रखना, अपने फैसले खुद लेना, दूसरों की राय या नौकरी पर निर्भर न होना। धन का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य, और इसे अतिरंजित नहीं किया जा सकता, आपको अपने समय पर नियंत्रण देने की इसकी क्षमता है। क्यों फोकस सिर्फ कमाई पर नहीं होना चाहिए? कई लोग सोचते हैं कि जितना अधिक पैसा कमाएंगे उतना अधिक अमीर होंगे, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि अगर पैसा आपके समय और आजादी को सीमित कर रहा है तो वो असली अमीरी नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए कमाता है लेकिन पूरी जिंदगी स्ट्रेस में काम करता है। वही व्यक्ति 20 लाख रुपए कमाता है लेकिन अपने समय और फैसलों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। दूसरा व्यक्ति असली अमीर है। पैसे और आजादी का संतुलन। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा होना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए। आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। टाइम फ्रीडम इक्वल्स असली वेल्थ। स्ट्रेस फ्री लाइफ इक्वल्स असली अमीरी। चॉइस इक्वल्स असली पावर। मुख्य संदेश, आप वास्तव में धनवान तब होते हैं जब आपको वो करने की स्वतंत्रता होती है जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं। इसलिए अपनी बचत, निवेश और खर्च की आदतें इस तरह बनाएं कि ये आपको जिंदगी की आजादी दें। अब सवाल आपके लिए, अगर असली अमीरी आजादी में है तो क्या आप अपने पैसे सिर्फ दिखावे और स्टेटस के लिए खर्च कर रहे हैं, या इसे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस और पेशेंस कैसे अमीरी की दिशा में आपकी मदद करते हैं। अध्याय 15, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, वित्तीय सफलता के लिए यथार्थवादी उम्मीदें। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें यह बताते हैं कि असली वित्तीय सफलता तभी आती है जब हमारी उम्मीदें यथार्थवादी हों। उम्मीदें और निवेश। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश में उन्हें हर साल बहुत अधिक रिटर्न मिलेगा, लेकिन अक्सर ये उम्मीदें असली मार्केट की परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। मॉर्गन कहते हैं, बाजार से हमेशा उच्च रिटर्न की उम्मीद करना निराशा का कारण बनता है। यथार्थवादी सोच क्यों जरूरी है? 1. संकट से निपटना आसान होता है। जब आप यथार्थवादी उम्मीदें रखते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव में डर या घबराहट कम होती है। 2. धैर्य बढ़ता है। लंबे समय तक निवेश टिकाए रखना आसान हो जाता है। 3. गलत निर्णय कम होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हर निवेश से चमत्कारिक रिटर्न मिलेगा तो आप जोखिम भरे फैसले ले सकते हैं। निवेश में संतुलन। मॉर्गन बताते हैं कि सटीकता से ज्यादा समझदारी महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना चाहिए कि हर निवेश में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक और यथार्थवादी रणनीति अपनाएंगे तो लंबी अवधि में सफलता आपके कदम चूमेगी। मुख्य संदेश, वित्तीय सफलता का मतलब ऐसी अपेक्षाएं रखना है जिनके साथ आप जी सकें, न कि ऐसी अपेक्षाएं रखना जो आपको तनाव दें। इसलिए अपनी निवेश योजनाओं को अपनी मानसिक शांति और जीवन शैली के अनुरूप बनाएं। अब सवाल आपके लिए, क्या आपकी उम्मीदें यथार्थवादी हैं या आप सिर्फ ज्यादा कमाई जल्दी के चक्कर में अपने पैसे और मानसिक शांति को जोखिम में डाल रहे हैं? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि वेल्थ इज अ लॉन्ग गेम, लंबी अवधि की सोच ही असली अमीरी की कुंजी है। अध्याय 16, वेल्थ इज अ लॉन्ग गेम, असली दौलत का खेल लंबा है। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि वित्तीय सफलता और असली अमीरी रातों रात नहीं आती, बल्कि ये लंबी अवधि के निरंतर प्रयास और समझदारी का परिणाम होती है। लंबी अवधि की सोच क्यों जरूरी है? मार्केट में उतार चढ़ाव आम है। कोई भी निवेश हमेशा तुरंत रिटर्न नहीं देता।
धैर्य और समय के साथ आपकी बचत और निवेश बढ़ते हैं। मॉर्गन कहते हैं, निवेश में सबसे शक्तिशाली बल समय है, जो दशकों में बढ़ता है। यानी कंपाउंडिंग वही चाबी है जो छोटे छोटे निवेश को वर्षों में बड़ी संपत्ति में बदल देता है। छोटी गलतियों से न डरें। कई लोग छोटी छोटी मार्केट गिरावट पर घबराकर निवेश बेच देते हैं। मॉर्गन कहते हैं, धन अक्सर बड़ी गलतियों से बचकर और अपने रास्ते पर चलते हुए बनाया जाता है, न कि बड़े जोखिम उठाकर। असल में समझदारी, निरंतरता और धैर्य ही लंबी अवधि में आपको सफलता दिलाते हैं। समय और संयम। अर्ली स्टार्ट इक्वल्स अधिक कंपाउंडिंग। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स लंबे समय में बड़ी संपत्ति। अवॉइड पैनिक सेलिंग इक्वल्स मार्केट उतार चढ़ाव में नुकसान से बचने का तरीका। मुख्य संदेश, धीरे धीरे अमीर बनना ही अमीर बने रहने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका है। इसलिए जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने की बजाय समझदारी और धैर्य से लंबी अवधि के खेल में खेलें। अब सवाल आपके लिए, क्या आप अभी भी जल्दी अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या समझदारी और समय के साथ स्थिर और टिकाऊ अमीरी बनाने पर ध्यान देंगे? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि कंपाउंडिंग कैसे आपके धन को बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 17, नथिंग्स फ्री। दौलत के लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि पैसे और निवेश में कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती। हर रिटर्न, हर सफलता और हर लाभ के पीछे कोई न कोई कीमत होती है। कीमत कौन चुकाता है? निवेश में हाई रिटर्न्स चाहते हैं? आपको रिस्क उठाना होगा। सुरक्षित रहना चाहते हैं? कम रिटर्न स्वीकार करना होगा। मॉर्गन कहते हैं, वित्त में मुफ्त खाना जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज में समझौता करना पड़ता है। समझदारी से भुगतान करना। सफल निवेशक वही हैं जो समझते हैं कि हर लाभ के पीछे कोई न कोई कठिनाई या बलिदान होता है। उदाहरण, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए धैर्य चाहिए, रेगुलर निवेश और रिसर्च का समय चाहिए। अगर आप ये नहीं समझते कि हर फायदा अपनी कीमत मांगता है, तो आप जल्दी ही निराश या नुकसान में आ सकते हैं। ट्रेड ऑफ्स को समझना। 1. हाई रिस्क इक्वल्स हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क इक्वल्स लो रिवॉर्ड। 2. फ्रीज की चीजें अक्सर कम टिकाऊ होती हैं। 3. बिहेवियरल डिसिप्लिन इक्वल सबसे बड़ी कीमत जो आपको अमीर बनाती है। मॉर्गन बताते हैं कि पैसा बढ़ाने का मतलब सिर्फ सही निवेश करना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार और समय का सही मूल्य समझना भी है। मुख्य संदेश, धन कभी मुफ्त नहीं मिलता। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और कभी कभी त्याग की आवश्यकता होती है। आप जितना समझदारी और धैर्य से अपनी कीमत चुकाते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी ही मजबूत होती है। अब सवाल आपके लिए, क्या आप हर लाभ को बिना कीमत चुकाए पाने की सोच रहे हैं या समझदारी से समय, धैर्य और अनुशासन देकर असली अमीरी बनाएंगे? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि सरप्राइज फाइनेंशियल लाइफ में हमेशा अनपेक्षित घटनाएं होती हैं और उन्हें कैसे संभालें। अध्याय 18, सरप्राइज। वित्तीय जीवन में हमेशा अनपेक्षित घटनाएं होती हैं। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें ये याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में अनपेक्षित घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। जिंदगी में अनपेक्षित घटनाएं, मार्केट क्रैश, नौकरी छूट जाना, मेडिकल इमरजेंसी, वैश्विक आर्थिक संकट। मॉर्गन कहते हैं, हर वित्तीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अज्ञात के लिए योजना बनाना है। यानी चाहे आपकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमेशा सरप्राइज इवेंट्स के लिए तैयारी जरूरी है। तैयारी कैसे करें? 1. इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 6-12 महीने के खर्च का पैसा। 2. डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक जगह निवेश न करें। 3. इंश्योरेंस, जीवन और स्वास्थ्य बीमा अनपेक्षित खर्चों से सुरक्षा देता है। 4. मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, कठिन समय में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। निष्कर्ष, मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी आम है, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो ये सरप्राइजेस आपकी अमीरी में बाधा नहीं बन सकते। अप्रत्याशित की अपेक्षा रखें और आप जीवित रहेंगे और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। अब सवाल आपके लिए, क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अच्छी परिस्थितियों पर आधारित है या आप अनपेक्षित घटनाओं के लिए तैयार रहकर अपने धन और भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं? अगले अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि रूम फॉर एरर यानी गलती की गुंजाइश क्यों जरूरी है। अध्याय 19, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश रखें। दोस्तों, इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा गलती की गुंजाइश रखना बेहद जरूरी है। क्यों गलती की गुंजाइश जरूरी है? जीवन और मार्केट दोनों में अनिश्चितताएं हमेशा रहती हैं। कभी कभी अनुमान और योजना के अनुसार सब कुछ नहीं चलता।
इसलिए अगर आपकी योजना में सुरक्षा का पैड नहीं है तो छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान में बदल सकती हैं। मॉर्गन कहते हैं, कंपाउंडिंग सबसे अच्छा तब काम करती है जब आप बर्बादी से बचते हैं। गलती की गुंजाइश ये सुनिश्चित करती है कि आप अप्रत्याशित परिस्थितियों से बच सकें। इसे कैसे अपनाएं? 1. कंजर्वेटिव असम्पशंस। निवेश में हमेशा थोड़ा कम रिटर्न मानकर योजना बनाएं। 2. इमरजेंसी फंड्स। अप्रत्याशित खर्चों के लिए हमेशा बचत रखें। 3. डाइवर्सिफिकेशन। सभी पैसे एक जगह लगाने की बजाय अलग अलग विकल्पों में निवेश करें। 4. पेशेंस। लंबी अवधि में छोटे मोटे नुकसान सहना सीखें। उदाहरण, 2 निवेशक हैं। पहला पूरी पूंजी को हाई रिस्क स्टॉक्स में लगाता है, दूसरा थोड़ी पूंजी हाई रिस्क और बाकी लो रिस्क में रखता है। मार्केट गिरने पर पहला निवेशक पूरी पूंजी खो सकता है, लेकिन दूसरा निवेशक गलतियों के बावजूद सुरक्षित रहता है। मुख्य संदेश: वित्तीय सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि गलतियों के बावजूद जीवित रहना और आगे बढ़ना है। गलती की गुंजाइश रखने से आप मानसिक शांति बनाए रखते हैं और लंबी अवधि में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में गलती की गुंजाइश रखते हैं या हर निर्णय को पूरी तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश में जोखिम उठा रहे हैं? अगले और अंतिम अध्याय में मॉर्गन बताएंगे कि यू एंड मी, यानी हमारी व्यक्तिगत सोच और अनुभव कैसे हमारे पैसे और निवेश को प्रभावित करते हैं। अध्याय 20, यू एंड मी, हमारी व्यक्तिगत सोच और अनुभव। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह अंतिम अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सोच और निर्णय उसके व्यक्तिगत अनुभव, अपब्रिंगिंग और मानसिकता से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच कैसे बनती है? हमारे माता पिता और बचपन के अनुभव, समाज और दोस्त माहौल, व्यक्तिगत सफलताएं और असफलताएं। मॉर्गन कहते हैं, आपके वित्तीय निर्णय तर्क या सिद्धांत की अपेक्षा आपके व्यक्तिगत इतिहास से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी वही तरीका जो किसी और के लिए काम करता है, आपके लिए जरूरी नहीं कि सफल हो। खुद की फाइनेंशियल रणनीति बनाना। 1. अपने अनुभव पर भरोसा करें। दूसरों की सलाह मदद कर सकती है, लेकिन हर निर्णय अपने जीवन के अनुरूप होना चाहिए। 2. कंपेयर मत करें। दूसरों की संपत्ति या सफलता से खुद को आंकना नुकसानदेह हो सकता है। 3. पर्सनल गोल सेट करें। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और मानसिक शांति के लिए योजना बनाएं। निष्कर्ष: मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीरी केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके व्यवहार, धैर्य और व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम है। आपकी वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, न कि केवल इस बात पर कि आप क्या जानते हैं। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है और इसका सम्मान करना और समझदारी से कदम बढ़ाना ही असली सफलता है। अंतिम सवाल आपके लिए, क्या आप दूसरों की तुलना में अपने फैसले बनाएंगे या अपने अनुभव, लक्ष्य और समझदारी के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सफल बनाएंगे? यहाँ से सीख है कि पैसा केवल कमाई का माध्यम नहीं, बल्कि आजादी और मानसिक शांति पाने का जरिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि असली अमीरी सिर्फ पैसे की संख्या में नहीं, बल्कि आपके समय, विकल्प और मानसिक शांति में है। मॉर्गन हाउसल की किताब ने हमें सिखाया कि कैसे समझदारी, धैर्य, ह्यूमिलिटी और लंबी अवधि की सोच हमें स्थायी वित्तीय सफलता दिला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और बुक साम्राज्य को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी किताबों के समरी और फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आपके लिए असली अमीरी का मतलब क्या है और आप इसे पाने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई किताब और नई सीख के साथ।